नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बरही में रुपेश पांडे हत्याकांड को लेकर आक्रोश नहीं थम रहा। झारखंड में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब दिल्ली बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा भी 16 फरवरी को रुपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मैं 16 फरवरी को रुपेश पांडे जी के परिवार से मुलाकात करने झारखंड जा रहा हूं। रुपेश जी के परिवार को ना अकेला पड़ने देंगे और ना ही कमजोर। न्याय सुनिश्चित करना ही होगा। हजारीबाग के बरही में 6 फरवरी को सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान 17 साल के किशोर रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी सहित कई दूसरे नेता भी रुपेश पांडे के परिजनों से मुलाकात कर उनका ढाढ़स बंधा चुके हैं। इस मामले में 23 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इस वक्त खुद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल जी, जिस तरीके से रुपेश हत्याकांड मामला सामने आया और आपने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि आप उन्हें अकेला नहीं पड़ने देंगे, ऐसे में क्या कुछ आप पीड़ित परिवार के लिए करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो रुपेश पांडे जी के साथ जो हुआ वो मॉब लिंचिंग है। बीच सड़क में जिस प्रकार से उनको मारा गया, उसका न्याय अधूरा है और सरकार गंभीर नहीं दिख रही है उस न्याय को करने के लिए। इसी झारखंड में तबरेज अंसारी जी के साथ जो रिस्पांस सरकारों का था, संगठनों का था, एनजीओस का था, मीडिया का था, वो आखिर रुपेश पांडे जी के साथ क्यों नहीं है वो रिस्पांस? मैं परसों उनके परिवार से मिलने के लिए आ रहा हूँ, इस पूरे मामले को समझने के लिए आ रहा हूँ और हम कानूनी सहायता, कानून के तौर पे न्याय सुनिश्चित हो ये, और साथ में आर्थिक रूप से परिवार खड़ा हो पाए। उनका तो एकमात्र सहारा था। एक भाई की 3 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, परिवार का एकमात्र सहारा छिन गया है, तो वो परिवार अकेला ना पड़ जाए, कमजोर ना पड़ जाए, उस उद्देश्य के साथ मैं परिवार से मिलने आ रहा हूँ। जी कपिल जी, लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड का मामला सामने आया है और लगातार अगर हम झारखंड की बात करें तो आपराधिक मामले सामने आते हैं, ऐसे में सरकार को किस तरह के अहम फैसले लेने चाहिए? क्या कमी दिख रही है? गंभीरता की कमी है, निर्णय लेने की क्षमता की कमी है और तुष्टीकरण एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो किसी भी राज्य को, उसकी व्यवस्था को खोखला कर देती है। जब सरकारें धर्म देखकर गंभीर होती हैं और धर्म देखकर हत्या तक को नजरअंदाज कर देती हैं, कानून व्यवस्था जब धर्म के आधार पर चलने लग जाती है, एक खास वर्ग के अपराधियों के तुष्टीकरण के लिए चलने जाती है, जिस प्रकार से इंटरनेट बंद किया गया झारखंड के इतिहास में, मुझे नहीं लगता ऐसे इंटरनेट कभी बंद किया गया होगा। तो ये अपराधियों को बचाना, उनको तुष्टीकरण के नाम पर व्यवस्था का सरेंडर कर देना अपराधियों के सामने, ये मुझे लगता है इससे झारखंड की मुक्ति होनी बहुत जरूरी है। कपिल जी, क्योंकि आप पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं 16 फरवरी को, ऐसे में अगर उन्हें त्वरित किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो क्या आप उस मदद को पूरी कर पाएंगे? क्या उनकी जरूरतों को आप पूरी करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करूंगा और आने का, मिलने का उद्देश्य यही है, परिवार के साथ खड़ा होना, समाज पूरा परिवार के साथ खड़ा हो, वो परिवार अकेला ना पड़े, कमजोर ना पड़े, आर्थिक रूप से, कानूनी रूप से जिस भी प्रकार की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी, हम लोग पूरी तरह से ये वचनबद्ध हैं कि हम परिवार के साथ हैं, न्याय भी सुनिश्चित करेंगे और परिवार दोबारा इस दुख से, इस असीम संकट से बाहर निकलने के लायक बने, ये भी सुनिश्चित करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार इस बात की जानकारी खुद कपिल शर्मा जी की तरफ से दी जा रही है कि वो न्याय सुनिश्चित करेंगे और किसी भी तरीके से जो भी मदद, उन्हें जिस भी तरह की भी मदद की जरूरत पड़ेगी, वो मदद वो पीड़ित परिवार की जरूर करेंगे। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुपेश पांडे के घर राज्य सरकार के 3 मंत्री पहुंचे हैं। मंत्रियों ने रुपेश के परिजनों से मुलाकात भी की है। मिथिलेश ठाकुर और बादल पत्रलेख ने मुलाकात की। साथ ही साथ सत्यानंद भोक्ता ने भी
परिजनों से मुलाकात की है। पीड़ित परिवार को सीएम से मुलाकात करने की बात कही है। तो बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां सरकार के 3 मंत्री पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का ढाढ़स भी बंधाया है पीड़ित परिवार को कि वो जल्द से जल्द सीएम के समक्ष अपनी परेशानियों को रखें, उनसे भी मुलाकात करें। और जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 32 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के गजराज मेंशन स्थित कैनरा बैंक के समीप का है। यहां शहर के मशहूर ज्वेलरी छगन लाल दयाल जी एंड सन्स ज्वेलर्स के कर्मी से बंदूक के बल पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। मामले की जानकारी पर सिटी एसपी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच में जुटे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। करने के लिए तो बैंक में घुसा, वहाँ उनसे स्नैचिंग की एक घटना हुई है। अभी उनको थोड़ी बहुत चोट भी आई है। पुलिस मामले का इन्वेस्टिगेशन सर, लेकिन सीसीटीवी यहाँ काम नहीं करता है, तो बैंक वालों की भी इसमें गलती तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। और पुलिस की तरफ से बैंक्स के साथ में भी बैठक भी की गई थी, उसमें कहा भी गया था बैंक्स को, आग्रह भी किया गया था। वहीं रांची सदर अस्पताल में कोविड टेस्टिंग में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना दिया है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि 6 माह से उन्हें वेतन नहीं मिला। रांची में करीब 350 स्वास्थ्य कर्मी वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल सिविल सर्जन पूरे मामले पर कुछ भी कहने को नहीं तैयार हैं। सर, समस्या यही है हम लोग का कि हम लोग का पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिला है। और हम लोग जब भी यहाँ आते हैं हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, कोई संतोषजनक बात नहीं बताया जाता है हम लोगों की सैलरी कब मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये आज तक हम लोग को ये भी नहीं पता है हम लोग कि हम लोग को सैलरी के लिए किससे बात करना है, किससे सैलरी का मांग करना है, गुहार करना है। लास्ट ऑप्शन हम लोग को यही दिखता है कि सिविल सर्जन ऑफिस से ही हम लोग का सैलरी का जितना भी कागजात जो होता है सबमिट होता है। तो सर आज हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ हम लोग जो है अपना गुहार लगा रहे हैं। वहीं लोहरदगा के पेशरार थाना अंतर्गत बुलबुल के जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार 5वें दिन सर्च अभियान जारी है। आज सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर को ध्वस्त किया है। वहीं नक्सलियों के इस्तेमाल के लिए रखे जाने की खाने की कई वस्तुओं को बरामद भी किया है। एसएसपी अभियान दीपक पांडे सहित अन्य पुलिस के वरीय पदाधिकारी इस अभियान में मोर्चा संभाले हुए हैं। और लोहरदगा बिजली विभाग के पीआरडब्ल्यू ऑफिस में आग लग गई है। आग में लाखों का ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। घटना पतरा टोली स्थित बिजली विभाग के पीआरडब्ल्यू ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें विभाग में रखा 20 से 25 लाख रुपए का ट्रांसफार्मर और भी कई सामान जलकर खाक हो गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, पीआरडब्ल्यू की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों का ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया है। 20 लाख से भी ज्यादा के नुकसान की बात सामने आई है। वहीं धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के संबंधपुर में अनियंत्रित हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने निरसा जामताड़ा मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हाईवा में आग लगा दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। लोग हादसे में मारे गए युवक को मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे। रॉन्ग साइड से हाईवा ओवरटेक करने का चक्कर में बाइक वाला इधर से ड्यूटी से जा रहा था कहीं से और उसको मारा है। एक आदमी तो जो क्या दिलीप राय, वो तो टायर में दब गया था, लड़का लोग निकाला तो स्पॉट डेथ था। और एक जो था वो घायल है, उसका घर वाला आया है, वो लोग गया है पीएमसीएच। एक का क्या पोजीशन है वही पता करने।
और गोड्डा में दबंगों की दबंगई के कारण एक परिवार परेशान है। घटना नगर थाना के जगता टोला क्षेत्र की बताई जा रही है। दबंगों ने घर की दीवार को तोड़कर उससे सड़क निकाल दी। घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। पीड़ित के मुताबिक वह पिछले 15 साल से जगता टोला में मशरूम का व्यवसाय कर रहा है, जहां कुछ लोग उसके घर से गुजरने के लिए रास्ते की मांग कर रहे थे। जब पीड़ित पंकज ने रास्ता देने से मना कर दिया तो दबंगों ने बंदूक के दम पर घर की दीवार को तोड़ा और सड़क बनानी शुरू कर दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मौके से सभी आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने पीड़ित की ओर से दी गई शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रदीप यादव शिक्षक जो है नहर चौक के, उनके द्वारा बार बार प्रेशर दिया जा रहा था कि तुम ऊपर रास्ता दो, तो हम लोग बोले ठीक है, समय आएगा तो जैसा होगा किया जाएगा। वहीं झारखंड के 30 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीनों से उन लोगों ने सैलरी नहीं दी जा रही। उन लोगों का वीजा एक्सपायर्ड हो रहा है। यहां तक कि 3 साल का एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। बावजूद उन लोगों को कंपनी के द्वारा छोड़ा नहीं जा रहा है। झारखंड के 30 मजदूर अभी भी मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीने से झारखंड के इन मजदूरों को मलेशिया में वेतन नहीं दिए जा रहे। फंसे मजदूरों का वीजा एक्सपायर्ड हो रहा है। यहां तक कि 3 साल का एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। बावजूद मलेशियन कंपनी झारखंड के इन मजदूरों को छोड़ नहीं रही है। हाल ये है कि विदेश जाकर भी खाने के लाले पड़ गए हैं। फंसे मजदूरों के पास रुपए नहीं है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर मलेशिया से अपनी बदहाली का वीडियो अपलोड कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। एक तरफ विदेश में वतन वापसी की गुहार लगाई जा रही है, तो दूसरे तरफ उनके परिजन झारखंड में यहां परेशान हैं। परिजनों को मलेशिया में फंसे उनके लोगों के वापसी का इंतजार है। मलेशिया में फंसे इन मजदूरों में बगोदर प्रखंड से 4 और डुमरी प्रखंड से 3 मजदूर शामिल हैं। हालांकि मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फंसे हुए मजदूरों की सकुशल वतन वापसी जल्द हो जाएगी। वहीं रामगढ़ के सांडी में कुम्हार के कई परिवार परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन युवा पीढ़ी ने इनके व्यवसाय का तरीका ही बदल दिया। आमतौर पर दिवाली के समय ही कुम्हारों की चाक गति पकड़ती थी। त्योहार का सीजन खत्म होने के बाद भरण पोषण के लिए इनके पास रोजगार के ना तो अन्य साधन होते हैं और न ही शासन की मूलभूत सुविधाएं। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए समाज की नई पीढ़ी ने परंपरागत व्यवसाय को नया आयाम दिया है। रामगढ़ के सांडी में कुम्हार समाज की युवा पीढ़ी अब खूबसूरत गमला बनाने लगी है। मिट्टी और सीमेंट के आकर्षक गमले और तुलसी पिंडा बनाकर इन्हें ये बेचते हैं। एनएच किनारे गमले और तुलसी पिंडा का स्टॉल लगाकर ये युवा इन्हें बेच रहे हैं। दरअसल सांडी में कुम्हार समाज के कई परिवार NH 33 के बगल में ही रहते हैं। पहले ये परंपरागत मिट्टी के बर्तन बनाकर जीविका चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद इन्होंने आकर्षक और रंग बिरंगे फूलों के गमले, तुलसी पिंडा, गुलक बनाना शुरू किया। फूल और शो प्लांट लगाने वाले गमले और तुलसी पिंडा का बाजार आसमान छू रहा है। हाथों हाथ ये बिक भी रहे हैं। बिक्री बढ़ने से इनकी आमदनी बढ़ रही है और अब ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वहीं रामगढ़ जिले में स्पंज आयरन फैक्ट्री हवा में जहर घोलकर लोगों को बीमार कर रही है। फैक्ट्री से निकले धूल और प्रदूषण से खेत बंजर हो रहे हैं। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। खेतों में उपज कम हो गई है। लपंगा में स्थित आयरन स्पंज फैक्ट्री के कारण कनकनी नदी का पानी प्रदूषित हो गया। पानी पीने योग्य भी नहीं है। 10 गांवों के लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही स्पंज फैक्ट्री ग्रामीणों को रोजगार कम, बीमारी ज्यादा बांट रही है। जो यहाँ फैक्ट्री बगल में है, पेड़ पौधा भी खराब हो रहा है। हम लोग भी थोड़ा सा बीमार भी पड़ रहे हैं और हर चीज़ की तकलीफ हो रहा है। यहाँ जो होता है पेड़ पौधा भी है पूरा नष्ट हो रहा है, पूरा प्रदूषण का वजह से। और इधर जो हम लोग को खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें भी खेती करते हैं तो उसमें भी डस्ट पड़ जाता है, उसमें भी बीमारी फैलता है, तो शरीर का भी नुकसान हो रहा है। तो इसी कोई इसका एक्शन नहीं ले रहा है। हम लोग कितने बार धरना प्रदर्शन किए लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ हम लोग को।
और अब खबर पाकुड़ से, जहां कोल कंपनी नियम को ताक पर रखकर कोयला ढो रही है। जिले के पचवाड़ा कोल माइन से बीजीआर कंपनी द्वारा कोयला ढोकर पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक लाया जाता है। कोयला परिवहन के दौरान तिरपाल से ढकने का निर्देश है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। कोल माइन से पाकुड़ रेलवे साइडिंग तक लाने के लिए सैकड़ों डंपर लगे हैं। सभी डंपर में कोयले की ओवरलोडिंग की जाती है। सड़क पर वाहनों से कोयला भी गिरता रहता है। केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि बगैर ढके कोयला का परिवहन नहीं किया जाए, लेकिन पाकुड़ में संबंधित विभागों की लचर कार्य प्रणाली से बेरोक टोक नियमों के विपरीत सारे काम संचालित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों का बीजीआर के साथ एक बैठक हुआ था। बैठक में हम डीसी साहब और हम मिलके हम लोग बीजीआर को निर्देश दिया है कि जो ओवरलोड आज के दिन में जो ट्रक चल रहा है, अभी डीटीओ को भी डीसी साहब निर्देश दिया ओवरलोड चलने वाला ट्रक पर कार्रवाई करने के लिए, और साथ में जो ठक्के इन लोगों को चलना है उसका भी पालन ये लोग नहीं कर रहा है, उसको भी हम लोग भी पालन करवाएंगे। और आधुनिक परिवेश में जहां लोक संस्कृति लगभग विलुप्त हो रही है और पाश्चात्य संस्कृति यानी कि इंटरनेट व सामाजिक संचार माध्यमों से घरों में सेंध लगा रही है, वहीं आदिवासी समाज अपनी लोक संस्कृति को जीवित रखने की जद्दोजहद कर रहा है। डिजिटल माध्यम का सहारा लेते हुए अब विलुप्त होती आदिवासी संस्कृति को बचाया जा रहा है। दरअसल आदिवासियों का लिखित दस्तावेजीकरण नहीं किया जाता और आदिवासी मौखिक परंपरा पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। ऐसे में उनके सांस्कृतिक तथ्यों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं ट्राइबल सोसाइटी जो है दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन ओरल ट्रेडिशन, जो मौखिक परंपरा होती है, उनका लिखित दस्तावेजीकरण कहीं नहीं है। तो एक प्रयास हो रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के बदौलत कि हम बहुत सारे ऐसे जो सांस्कृतिक तत्व हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, कल्चरल एस्पेक्ट्स है, उनको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से या डिजिटल करके जो भी रीडिंग मटेरियल्स हो गया या कहानियां हो गया, उनको ऐसा प्रोड्यूस करके लार्जर मासेस को डिसेमिनेट करने के प्रोसेस में है। आधुनिकता के इस चकाचौंध में जहां एक तरफ आज की युवा पीढ़ी जो है अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आदिवासी बुद्धिजीवी जो है बच्चों को आज के उन्हीं के संसाधन का इस्तेमाल करते हुए उनको उनकी संस्कृति याद दिला रहे हैं, उनकी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं। और जैसा कि आपने सुना कि डिजिटल माध्यम का सहारा लेकर के अपनी विरासत को उन्होंने बचाने का एक काम किया है, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूले ना, उसे हमेशा याद रखे, उसे हमेशा संवार कर रखे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और एक तरफ जहां युवा वैलेंटाइंस डे के मौके पर अपनी महिला मित्र यानी कि प्रेमिका या पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रांची के ये डॉक्टर दंपति मरीजों का इलाज कर मिसाल पेश कर रहे हैं। एक साल पूर्व ही शादी के बंधन में बंधने वाले डॉक्टर विकास और डॉक्टर सुगंधा जितान एक दूसरे से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार अपने काम से भी करते हैं। कोरोना के समय से ही ये दोनों मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं, जिसके कारण उन्हें एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिल पाता। एक साल पूर्व ही शादी के बंधन में बंधने वाले डॉक्टर विकास रिम्स के न्यूरोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं, तो उनकी हमसफर यानी कि डॉक्टर सुगंधा बतौर डेंटिस्ट लोगों की सेवा में जुटी हुई है। इनसे बातचीत की हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे, जो कि पूरा भारत आज एंजॉय कर रहा है, और इसी बीच हमारे साथ यहाँ एक डॉक्टर कपल मौजूद है जो कि आज को लेकर अपनी भी फीलिंग्स शेयर करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है और मैं रिम्स में न्यूरोसर्जरी विभाग में एमसीएच कर रहा हूँ। आपकी लाइफ पार्टनर भी डॉक्टर है और आप भी डॉक्टर हैं, और आज का दिन का प्लानिंग कैसा है आपका? चूँकि हम दोनों डॉक्टर हैं और शेड्यूल जो हमारा होता है वो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो ड्यूटी के बाद हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग शायद कहीं बाहर डिनर पे जाएं, ठीक है, और इस वैलेंटाइन डे को थोड़े अच्छे तरीके से मनाएं। डॉक्टर एक बहुत ही हेक्टिक प्रोफेशन है, और इसके साथ साथ आपको क्या है कि बुरा माना जाता है कि डॉक्टर जो एक हस्बैंड है वो हमेशा डॉक्टर पार्टनर ही खोजता है, क्या कितनी हद तक सच्चाई है? देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप एक किसी डॉक्टर एक पार्टिकुलर प्रोफेशन के लिए नहीं है, ये हर एक प्रोफेशन के लिए है। सपोज कोई लॉयर है तो पसंद करता है कि कोई लॉयर ही वाइफ हो, और अगर
कोई डॉक्टर है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है कि अगर कोई आदमी थोड़े बिजी शेड्यूल में रहता है और वो किन किन टाइप के वर्क को करता है और उसका क्या शेड्यूल है, उसका वर्क कैसा है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट में आसानी हो जाती है लोगों को, अगर सेम प्रोफेशन से वो हो। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक प्रोफेशन से होना कहीं ना कहीं ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो सके। अब हम दोनों के प्रोफेशन में, मेरे हस्बैंड जो है वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में है, तो उन्हें काफ़ी टाइम, उनकी ड्यूटी आवर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं, उन्हें रात में इमरजेंसी के लिए जाना होता है। तो इसके लिए हमें एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग रखना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मेडिकल बैकग्राउंड से कपल हैं जो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं कि दोस्ती होनी शादी से पहले उतनी ही ज़रूरी है एक अच्छे रिलेशनशिप को उभर के आगे आने में, और ये इनका आज का प्लानिंग है जो कि वैलेंटाइन डे को ये बखूबी निभाने वाले हैं। रूपाल त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। वहीं पुलवामा आतंकी हमले की तीसरी बरसी पर आज देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं पुलवामा हमले में शहीद हुए झारखंड के जवान विजय सोरेन की तीसरी शहादत दिवस पर जिला प्रशासन की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। जिला के अनुमंडल पदाधिकारी शहीद के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद की पत्नी ने बताया कि अभी तक सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया गया है, कई मांगे अब तक अधूरी हैं। हमको तो अभी तक वही प्रोसेस में है, बोल रहे हैं। मिला कुछ नहीं? मिला थोड़ा बहुत तो मिला है, लेकिन प्रोसेस में है उसका जो भी आने वाला है। और क्या क्या मांग है आपका? मांग तो मेरा बहुत कुछ है कि मेरा घर भी अधूरा है और पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरा घर बन जाता और हमको उसका अनुकंपा में कुछ मिल जाता तो अच्छा होता है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। ये सभी युवा आपस में चंदा इकट्ठा करके